हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 अगस्त और आज हम लोग पढ़ेंगे 22 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। साल 2025 में राजीव गांधी की 81वीं जयंती मनाई गई है। राजीव गांधी भारत के छठे और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इस दिवस का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिकता, सौहार्द और शांति को बढ़ावा देना। इस दिवस की शुरुआत साल 1992 में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 अगस्त। अब अगस्त महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो पहला है, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। और 2025 के लिए इसकी थीम है बाधाओं को तोड़ना, प्रारंभिक पहचान और समान देखभाल का समर्थन। अगला है भारतीय अंगदान दिवस, तो यह 3 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 के लिए इसकी थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 के लिए इसकी थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। अगला है विश्व हाथी दिवस, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 के लिए इसकी थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। अगला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है स्वतंत्रता दिवस, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 के लिए इसकी थीम है नया भारत। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को और 2025 के लिए इसकी थीम है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। अगला है विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 के लिए इसकी थीम है मेरी पसंदीदा तस्वीर। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेपाल को रूबेला मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, जो कि दक्षिण एशिया का छठा देश बना है नेपाल रूबेला मुक्त होने वाला। इससे पहले दक्षिण एशिया के 5 देश है रूबेला मुक्त होने वाले: भूटान, उत्तर कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ट। दरअसल साल 2012, 2016, 2020 और 2024 में नेपाल द्वारा रूबेला की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाए गए थे। साल 2024 में सबसे कम खुराक प्राप्त करने वालों में 95% कवरेज हासिल किया है नेपाल ने। इसके बाद WHO द्वारा इसे रूबेला मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। अब रूबेला है क्या? तो यह विषाणु जनित रोग है। इसे जर्मन मिसल्स यानी कि जर्मन खसरा भी कहा जाता है, जो कि खास तौर पे बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। अब यह फैलता कैसे है? तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या फिर संपर्क से। इसके लक्षण क्या है? तो हल्के बुखार, शरीर पे गुलाबी या फिर लाल चकत्ते, सर दर्द, गले में खराश, आंखों में जलन या फिर लाली या फिर थकावट। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है साल 2030 तक खसरा और रूबेला का उन्मूलन करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। अब WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल साल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित जलालाबाद के नाम में हाल ही में बदलाव किया गया है, जो कि इसका नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि यह क्षेत्र भगवान परशुराम की जन्मस्थली है और यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी स्थित है, इसलिए इस जगह का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में सबसे पहले ग्राम सभाओं की कार्य प्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए AI टूल सभासार को लागू किया गया है?
तो भारत में पहली बार सभासार नामक AI टूल लागू किया गया है, जो कि त्रिपुरा में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्राम सभाओं की कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाना। अब सभासार तो इसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जो कि ग्राम सभा या फिर स्थानीय पंचायतों की बैठकों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से MOM यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करने की इसकी क्षमता है, जो कि भाषणी प्लेटफॉर्म से जुड़कर 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। राज्य के सभी 1194 ग्राम पंचायतों में उपयोग कर इसे लागू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो कि ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य है अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए तत्काल स्वास्थ्य या फिर चिकित्सा सहायता इन्हें प्रदान करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 यह इसका 16वां संस्करण है, जिसका आयोजन कजाकिस्तान के शिमकेंट में किया गया है। इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है चाइना की कियान के मा ने, जबकि रजत पदक कोरिया की यंग जी इन ने जीता है और कांस्य पदक भारत की मनु भाकर ने जीता है, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में है। अब एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 और भारत, तो इसमें पुरुष स्कीट वर्ग में भारत के अनंतजीत सिंह नारूका ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि महिला 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने कांस्य पदक जीता है। इस भारतीय टीम में मनु भाकर, सुरुचि इंदर सिंह, पलक गुलिया थे, जबकि इस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है चाइना ने, कि रजत पदक जीता है दक्षिण कोरिया ने। इसके अलावा पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता है। इस टीम में कौन शामिल थे? तो अनमोल जैन, आदित्य मल्रा और सौरभ चौधरी। और इस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है चाइना ने, जबकि कांस्य पदक जीता है ईरान ने। इसके अलावा मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता है भारत के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य पदक। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक द्वारा अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देने की घोषणा की गई है? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल ही में अग्निवीरों के लिए विशेष पर्सनल लोन देने की घोषणा की गई है, जो कि 4 लाख तक के लोन बिना गारंटी के इन्हें दिए जाएंगे। ब्याज दर सभी रक्षा कर्मचारियों के लिए 10.50% की तय की गई है, जो कि 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। अब SBI, तो SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं चला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जबकि SBI के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार वित्तीय लेन देन में शामिल होने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो हाल ही में ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित किया गया है। अब इस विधेयक के तहत सजा के क्या प्रावधान किए हैं ऑनलाइन गेमिंग के तहत सट्टेबाजी करने वालों पर, इसे समझते हैं। तो मनी गेम्स की पेशकश या फिर सुविधा देने वालों पर इस विधेयक के तहत 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि मनी गेम्स के लिए वित्तीय लेन देन में शामिल होने पर या फिर सुविधा देने पर बैंक और वित्तीय संस्थानों पर भी 3 साल तक की जेल या फिर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बार बार अपराध दोहराने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा विज्ञापन करने वालों पर 2 साल की जेल या फिर 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अब कौन से खेल प्रतिबंधित किए गए हैं? तो दरअसल कैसे भी ऑनलाइन मनी गेम्स, जैसे कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन जुआ, जिनमें शामिल है पोकर, रमी और अन्य कार्ड गेम्स। साथ ही ऑनलाइन लॉटरी को भी प्रतिबंधित किया गया है, जो कि कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स या फिर कैसे भी संचालित होने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स इनमें शामिल हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में भारत में 1900 गेमिंग कंपनियां सक्रिय हैं। देश का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट वर्तमान में 3.7 अरब डॉलर का है। साल 2022 में यह 2.6 अरब डॉलर था, जबकि साल 2016 में यह 54.30 करोड़ था, जबकि साल 2029 तक इसका 9.1 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो क्वेश्चन कहता है वित्तीय लेन देन में शामिल होने पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। अगला सवाल है NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीतने वाली हबीबा हानी किस देश से संबंधित हैं? तो NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 हाल ही में इसकी विजेता रही है मिस्र की हबीबा हानी, जबकि उप विजेता रही है भारत की अनाहत सिंह, जो कि अनाहत सिंह चोट की वजह से मैच से हट गई थी अपने पैर के। इसके अलावा अनाहत सिंह पहली भारतीय महिला बनी है जो कि PSA कॉपर लेवल इवेंट के फाइनल तक पहुंची हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र। अगला सवाल है अच्युत पोतदार कौन थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है? तो अच्युत पोतदार भारतीय अभिनेता थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनेता। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था निम्न में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए तुवालू। अगला सवाल था हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी रोहित कृष्णा। अगला सवाल था हाल ही में सैपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी तान्या हेमंत। अगला सवाल था हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गोरखपुर। अगला सवाल था हाल ही में असम राइफल्स द्वारा रक्षा क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी IIIT मणिपुर। अगला सवाल था हाल ही में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी कृषांगी मेश्राम। अगला सवाल था हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी मनिका विश्वकर्मा। अगला सवाल था हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए ईगा स्वियातेक। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य में सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस प्रदान करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए असम। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में टाटा सन्स के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नोएल टाटा।